स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन कॉमर्स में। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं, जिसको यूज करके कोई भी यूजर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, जिसमें नाम होता है कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न और अक्रूवल, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें यह बतलाता है कि जितने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड जिनको यूज करके आप क्या बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन्हें आप ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं करोगे। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिससे हम लोग किसी भी इंडिविजुअल के प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, एसेट लायबिलिटीज को चेक करते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हें हमें चेंज नहीं करना है ईयर आफ्टर ईयर। सर, ऐसा क्यों बोला इस कंसेप्ट ने? धीरे धीरे पढ़ो और समझ जाओ। आइए बतलाता हूं मैं आपको। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑल द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहां पे अकाउंटिंग लिखा हुआ है, all the accounting principle, rules, regulation और method which are used for preparation of financial statement, जितने सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड जिनको यूज करके आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शुड नॉट बी चेंज, उन्हें चेंज नहीं किया जाए ईयर आफ्टर ईयर, हर साल उन्हें चेंज नहीं किया जाए। सर, कारण क्या है? कारण भी इस प्रिंसिपल ने बताया है, कारण भी मैं आपको बतलाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ। जरा पढ़ लो पहले। बिकॉज टू फैसिलिटेट, दैट मीन्स हेल्प कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 डिफरेंट ईयर। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ने आपको बतलाया कि 2 फाइनेंशियल ईयर को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आप बीच में किसी तरह के चेंजेस नहीं करोगे। सर, जरा इसको और डिटेल में समझाइए। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकाउंटिंग को करने का 2 बेसिस होता है, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। इसी एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से इस प्रिंसिपल को समझ जाओगे। कैश बेसिस वाले वो होते हैं जो कैश ट्रांजैक्शन को फॉलो करते हैं, अगर कैश आया या कैश गया उसी को अपना इनकम और एक्सपेंसेस मानेंगे। ठीक है। और अक्रूवल वाले वो होते हैं कि अगर उस पीरियड से रिलेटेड है तो उसका अपना इनकम और एक्सपेंसेस मानते हैं, कैश आना जाना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ठीक है। तो देखिए, मैंने पूरे दिन भर में 500 का बेचा, मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं, तो बताइए, और 500 का जो बेचा वो सारे क्रेडिट सेल थे, एक भी पैसा नहीं आया, सारा उधार का सेल था। तो क्या मैं अपना इनकम बुक करूं? नो सर, क्योंकि मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं। और एक और बंदा है जो अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है, उन्होंने पूरे दिन भर में 500 का सेल किया और 500 में से उनको भी एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन अक्रूवल वाले 500 अपना इनकम और सेल्स बतलाएंगे, लेकिन कैश वाले अपना इनकम बतलाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो कैश बेसिस फॉलो करते हैं। तो देखिए, अब मैं एक साल अगर कैश बेसिस फॉलो करूं और एक साल मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो करूं, तो एक साल मेरे पास इनकम है क्योंकि मैंने अक्रूवल बेसिस फॉलो किया है, और एक साल मेरे पास इनकम नहीं है क्योंकि मैंने कैश बेसिस फॉलो किया है। तो क्या इस दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रिंसिपल लगे हैं बनाने के लिए। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि जो भी प्रिंसिपल लगेगा उसको आप बार बार चेंज नहीं करोगे। अगर आप चेंज करोगे तो कंपेयर आप कभी भी नहीं कर पाओगे। एक साल का प्रॉफिट कुछ और दिखेगा और दूसरा साल का प्रॉफिट कुछ और दिखेगा, क्योंकि दोनों के प्रॉफिट कैलकुलेशन में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लगे हुए हैं। ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। और मैं आपको बतलाता हूं, आपने सुना होगा कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है, एक SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, एक WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर आप डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं जानते हैं तो आप आगे सीख जाएंगे, बस आप अभी सुन के रखो। एक आदमी पहले साल में मैंने SLM मेथड यूज किया, दूसरे साल में मैंने WDV मेथड यूज किया। तो देखो, 2 ईयर हुआ, एक SLM में यूज किया और एक WDV में यूज किया। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है SLM WDV क्या है, लेकिन इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि 2 रूल्स हैं, एक SLM अकाउंटिंग मेथड है और एक WDV अकाउंटिंग मेथड है। तो क्या दोनों ईयर को अगर हम कंपेयर करेंगे तो होगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आपको कंपेयर करना है तो दोनों को SLM रखो या फिर दोनों को WDV रखो। पिछले एग्जांपल में मैंने समझाया था, अगर दोनों को कैश बेसिस से कंपेयर करो कि किसका कितना सेल हुआ, या फिर दोनों को अक्रूवल बेसिस बना दो। तो सिंपल मतलब है कि जो भी प्रिंसिपल है उसको आप चेंज नहीं करोगे। अगर आप चेंज करते हो तो आपका कंपेरेबिलिटी वाला क्राइटेरिया हो जाएगा बर्बाद। वही यहां पे लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 ईयर
दैट इज प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर विथ अनदर ईयर। एक साल का प्रॉफिट दूसरे साल के प्रॉफिट को आप कंपेयर कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं करते हो तो। ठीक है, अब मैं एक ट्विस्ट लाता हूं इस पूरे कंसेप्ट में, सर्कमस्टांसेस व्हेन चेंज इज अलाउड। कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करना होगा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को छोड़ देना होगा। सर अभी तो बताया था आपको हमेशा यूज करना होगा, हाँ मैं यही बोल रहा हूं, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप चेंज कर सकते हो। सर वो क्या क्या है, देखिए, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जब पूरे लॉ ने, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ ने ही बोल दिया कि भैया आप इसे चेंज कर दो। बेस्ट एग्जांपल है हमारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था। जीएसटी से पहले मेरे प्यारे बच्चों सर्विस टैक्स, वैट, इन सब का कैलकुलेशन होता था, लेकिन जैसे जीएसटी आया तो सरकार ने बोल दिया कि अब हम जीएसटी फॉलो करेंगे, सर्विस टैक्स वैट वाले की लग गई बैंड, अब आप लोगों को फॉलो नहीं करना। तो बताइए, लॉ ही चेंज हो गया कि अब आपको सर्विस टैक्स को नहीं फॉलो करके जीएसटी फॉलो करना होगा, तो आप क्या बताओगे कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो करता हूं, मैं चेंज नहीं करूंगा? बिल्कुल चेंज करना होगा आपको। तो जब भी बताया कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो, वैसे आपको जनरल केसेस में नहीं करना होगा, लेकिन जब लॉ के द्वारा बोला गया कि लॉ बता रहा है कि आप चेंज कर दो तो कर दो। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देखिए अकाउंटिंग करने के कुछ ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रोफेशनल बॉडी द्वारा बनाए गए हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा चेंज करने तो कर दो, जब बोले तब कर दो भाई, आप ही का तो अकाउंट्स है। आगे, इट लीड्स टू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कंसिस्टेंसी को ब्रेक करने के बाद, चेंज करने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशन को, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आप बिल्कुल उसे चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है कंसिस्टेंसी के, कि अगर लॉ बोले तब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो, और बेटर प्रेजेंटेशन है तो आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो। वैसे आप कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करोगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको यूज करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, क्योंकि आपका कंपेरेबिलिटी वाला क्राइटेरिया काम करेगा। 2 साल के डेटा को आप कंपेयर कर पाओगे। एक देखिए और रीजन था, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, और आपको अगर बढ़िया डिसीजन मेकिंग करना है तब भी आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। तो ये 2 कारण है, टू फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ये 2 कारण है जिसके कारण हम क्या फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी। और ये बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये कोई भी लेमैन अगर आता है तो इस सोच के साथ, ये माइंडसेट के आता है, इसीलिए इसे बोला जाता है फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ये तीनों ऐसे कंसेप्ट हैं जो भी कोई भी यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो पहले से माइंडसेट करके आते हैं कि ऐसा ही होता है, इसीलिए हम इसे बेसिक एजम्पशंस में डालते हैं। देखिए एक लाइन और है, बट दिस चेंज मस्ट बी डिस्क्लोज। लेकिन अगर इन 3 कारण से, लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बेटर प्रेजेंटेशन के कारण से, अगर आप अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हो तो आपको क्लियरली जो है डिस्क्लोज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने क्यों, व्हाई, व्हाट और अफेक्ट, हमने क्यों कंसिस्टेंसी ब्रेक किया, क्या कारण थे और उसके क्या क्या प्रभाव है, इन सब चीजों को भी आपको डिस्क्लोज करना होगा मेरे प्यारे मित्रों। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनल रिवीजन करवाता हूं, कंसिस्टेंसी एक ऐसा प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिनका यह कहना है कि भैया अगर आप कोई भी ईयर का अकाउंटिंग करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो और उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपने यूज किया है उसको ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं करोगे। अगर ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो, चेंज नहीं करते हो, तो आप आसानी से उस 2 साल के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हो और अच्छा डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि जैसे आप 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं तो दोनों में सेम रूल्स रहे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसके लिए एग्जांपल आपको दिया था, क्या मैंने एग्जांपल दिया था, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। ओके, मैंने एग्जांपल दिया था एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड। एक और एग्जांपल ले लो, इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय हम 2 मेथड का यूज करते हैं। इन्वेंट्री, एक और एग्जांपल ले लो, इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय हम और भी बहुत सारे मेथड को एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है LIFO, LIFO, लास्ट इन लास्ट आउट, और FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, बस तुम इतना सुनते जाओ कि ये 2 रूल्स हैं। ठीक है, आगे आप सबको पढ़ने ही वाले हो, चाहे आप LIFO यूज करो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल LIFO यूज करो तभी तो कंपेयर कर पाओगे। अगर आप FIFO यूज करो तो हर साल FIFO यूज करो। ये किसके लिए यूज होता है, स्टॉक को, इन्वेंट्री को वैल्यू करने में। तो चाहे हम LIFO FIFO का एग्जांपल ले लें, चाहे हम कैश अक्रूवल का एग्जांपल ले लें, चाहे हम SLM WDV का एग्जांपल ले लें, ये सारे रूल्स हैं जिनको कि थ्रू आउट द ईयर सेम रखना है, चेंज नहीं करना है। ओके, लेकिन बोला क्या गया कि इस कंसिस्टेंसी का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर लॉ के द्वारा बोल
बोल दिया गया कि आप चेंज कर लो तो कर लो भैया, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया तब भी चेंज कर सकते हैं हम, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए तब भी चेंज कर सकते हैं। और जो भी आपने चेंज किया है उसको आप बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करोगे कि आपने क्यों चेंज किया, आपने क्या चेंज किया और उसके इफेक्ट्स क्या हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दिस इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी। मिलते हैं मित्रों आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।